तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। जबकि इंस्टेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ गया छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? फिर से लिख लो इस पॉइंट को। ये अपन एंगुलर एसिलरेशन फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी क्या बताया जा रहा है कि थीटा अगर एक सिग्निफिकेंट वैल्यू रखता है, जैसे 30 डिग्री 50 डिग्री, तो फिर वो स्केलर क्वांटिटी होता है ना, वेक्टर नहीं होता है। लेकिन छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वो वेक्टर होता है। इसको समझते हैं किस वजह से ऐसा बोला जा रहा है। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने एक रॉड ली, ठीक है। रॉड मतलब एक प्लेट टाइप ले लो कुछ। ये लो, मान लो तुम्हारे पास एक प्लेट है। तो अब गौर से देखना इसको। मैंने इसको सबसे पहले ये एक्स एक्सिस में है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, और बाहर निकलने वाली एक्सिस जेड एक्सिस है। तो मैंने इसको एक्स में सबसे पहले रोटेट कर दिया 90 डिग्री से, ठीक। तो डायमेंशन थोड़े से कॉन्ट्रास्टिंगली दिखें इसलिए अपन रेक्टेंगल के शेप का ले लेते हैं। तो ये रेक्टेंगल के शेप का है। इसको 90 डिग्री घुमाया तो क्या होगा? 90 डिग्री घुमाया तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको जेड एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग घुमा दिया, है ना। पहले इसको अपन ने ऐसे इस प्लेन में घुमाया, एक्स वाई प्लेन में, और फिर आउट ऑफ द प्लेन 90 डिग्री घुमा दिया। तो एक ऐसा निकल के आएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है। तो क्या ऑपरेशन लगाए सबसे पहले? गौर से देखना, धीरे धीरे समझना। यहाँ पे अपन ने पहले थीटा वन कितना किया? थीटा वन किया 90 डिग्री अलॉन्ग, लेट से एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, है ना। एक कुछ रैंडम एक्स वेक्टर बोल दिया, एक्स कैप बोल दिया उसे, अगर ये थीटा होता तो। और दूसरा ऑपरेशन यहाँ से यहाँ क्या लगाया? जेड के अलॉन्ग रोटेट करा दिया, तो थीटा टू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री जेड। अच्छा, अब इस ऑपरेशन में पहले जैसे अपन ने थीटा वन लगाया था और फिर थीटा टू लगाया था, अगर ऑर्डर रिवर्स कर दें, मान लो ये इनिशियल कंडीशन थी और हमने पहले इसको आउट ऑफ द प्लेन घुमा दिया, है ना। जैसे यहाँ सेकेंड स्टेप में आउट ऑफ द प्लेन घुमाया था, लेकिन यहाँ फर्स्ट स्टेप में आउट ऑफ द प्लेन घुमा दिया, तो ये कैसा हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अपन ने पहले थीटा टू ऑपरेट कर दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद एक्स में घुमाया, तो ये कैसा हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो जो फाइनल ओरिएंटेशन आ रही है वो इसकी और इसकी अलग है। ये बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे अपन ने थीटा वन लगाया, तो पहले ऑपरेशन में अपन ने किया थीटा वन प्लस थीटा टू, और दूसरे ऑपरेशन में हमने किया थीटा टू प्लस थीटा वन। दोनों ने सेम रिजल्ट नहीं दिया, है ना। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। थीटा वन प्लस थीटा टू इज़ नॉट थीटा टू प्लस थीटा वन। और अगर ये वेक्टर होता तो फिर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता, क्योंकि वेक्टर फॉलो करते हैं। लेकिन अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराया होता हमने, जैसे फिर से यहीं पे बताता हूँ मैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराया होता ज़रा सा, ठीक है, बिल्कुल इन्फाइनाइटली, कि 1 डिग्री से भी ज़रा सा कम, तो थोड़ा सा टिल्ट होता है ये पहले ऑपरेशन में, और थोड़ा सा रोटेट होता आउट ऑफ द प्लेन, है ना। तो ऐसे ही दिखता लगभग। और इसमें हम सेकेंड सिचुएशन में भी पहले ज़रा सा 1-8 डिग्री से भी कम इसको आउट ऑफ द प्लेन रोटेट कराना, तो ज़रा सा टिल्ट होता, और फिर उसके बाद थोड़ा सा घुमा देते 1 डिग्री, तब भी ज़रा सा घूमता, तो तब पोजीशन सेम हो जाती। तो अगर छोटे से डिस्प्लेसमेंट कराएं तो फिर वो वेक्टोरिकली वैलिड होता है। थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू
थीटा 2 प्लस थीटा 1 होता है। तो इसको अपन शब्दों में लिख लेते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity ठीक है। बट फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is not because the addition of infinitely small angular displacement is commutative but addition of finite angular displacement is non-commutative कहने का मतलब डी थीटा 1 बहुत छोटा सा प्लस डी थीटा 2 प्लस बहुत छोटा सा इज कम्यूटेटिव है ना, बट फाइनाइट एंगल इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे कभी उलझोगे नहीं तुम कोई भी अपने सिलेबस के दौरान। ठीक है, आ गया समझ में, नोट कर लो इसको। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड राइट अबाउट एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, सो फोर्थ पॉइंट था एंगुलर एक्सीलरेशन, फोर्थ काइनेमेटिक पैरामीटर एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ए एवरेज, सर ऊपर का देंगे, देखना नोट लिखा था। हाँ लिख लो और बता दो मुझे जब हो जाए। ठीक हाँ है, सर लिख लिया। फिर एंगुलर एक्सीलरेशन पे आ जाते हैं। एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन लिखो सबसे पहले। सो एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, इसको ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं या अल्फ़ा एवरेज भी लिख देते हैं। सो दिस इज़ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटीज़ इन्वॉल्व है ना, तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी तो 100% वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन चाहे एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो, वेक्टर होता है। सो इट इज़ अ वेक्टर। ठीक है, फिर आ गए नेक्स्ट बी पॉइंट पर, दैट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन, तो इसको जस्ट अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज़ डी ओमेगा बाय डी टी और डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डी ओमेगा बाय डी थीटा। एग्जैक्टली वैसे ही रिलेशंस हैं, डिफरेंशियल रिलेशंस, जैसे हमारे लीनियर काइनेमेटिक्स वाले रिलेशंस होते थे। जैसे वहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होता था, डी वी बाई डी टी या वी डी वी बाय डी एस। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है, एग्जैक्टली वही पैरामीटर है ना, गलती करने की कोई, एग्जैक्टली वैसे ही स्ट्रक्चर है सभी फॉर्मूलेस का, तो गलती करने की कोई संभावना ही नहीं है यहाँ पे। फिर आ गए कुछ पॉइंट्स अबाउट एक्सीलरेशन, बोथ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर acceleration are axial vectors,
एक्सियल वेक्टर्स जस्ट लाइक ओमेगा, है ना, विद डायमेंशन फार्मूला t to the power -2. यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. SI यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ठीक है. माइक ऑफ करो अपना. निखिल माइक ऑफ करो अपना. जरूर कुछ पूछना चाह रहा था शायद उसका बना अगर अल्फ़ा ज़ीरो है, अगर एसिलरेशन, एंगुलर एसिलरेशन ज़ीरो है, इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है. इसका मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट है ना. यहाँ पे भी स्पीड v है, यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, यहाँ भी v है. अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड इज़ कांस्टेंट. इसको याद रख लेना, स्पीड इज़ कांस्टेंट. और किसी ने कह दिया अगर कि वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट तो थप्पड़ पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट हो सकती है? वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है. मैग्नीट्यूड भले ही चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है. यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग है. ठीक है, तो एसिलरेशन हो रहा है, यहाँ पे लीनियर एसिलरेशन हो रहा है, लेकिन एंगुलर एसिलरेशन नहीं हो रहा. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देयर इज़ नो एंगुलर एसिलरेशन. ऐसे समझना है. ठीक है, फिर अपन इक्वेशन ऑफ मोशंस डिराइव कर लेते हैं फॉर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर एसिलरेशन. तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, फॉर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर एसिलरेशन. कांस्टेंट एंगुलर एसिलरेशन यानी कि अल्फ़ा अगर कांस्टेंट हो जाए तो अगर वहाँ पे ए कांस्टेंट होता था तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते थे हम. क्या लिखते थे? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. तो एनालॉजसली यहाँ पर भी हम वैसे ही इक्वेशन लिखेंगे. ठीक है, तो अल्फ़ा कांस्टेंट है तो वहाँ पे लीनियर वेलोसिटी आता था फाइनली, यहाँ पे आएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फ़ा टी. यहाँ पे ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे क्या आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यू की जगह क्या आएगा? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर. फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as है. यहाँ आएगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा. ये आ जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन अपन इस तरीके से लिख सकते हैं. इसके लिए अल्फ़ा अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे ए कांस्टेंट होता था. सिंपल है ना ये बात? एकदम भेजे में जा रही है ना सबके? इसमें मतलब दिमाग को Yes, कष्ट तो महसूस नहीं हो रहा. इसमें कोई कष्ट की बात नहीं है, बस सिंबल्स को इधर से उधर समझना है. और हाँ, ये भी समझना है कि एग्जैक्टली सेम नहीं है, ये अलग अलग है, दोनों कॉन्टेक्स्ट अलग है, लेकिन एनालॉजसली हम ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट. सर सेकंड वाला समझ में नहीं आया. सेकेंड वाले में एस की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वहाँ पे जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया. यहाँ पे रखते थे इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ पे रखेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. यहाँ पे रखते थे एसिलरेशन, और यहाँ पे रखेंगे एंगुलर एसिलरेशन. बस आया समझ में? हाँ सर. हाँ हाँ, अब आ जाओ, फोकस करो क्वेश्चन पे, प्लीज़ वॉच क्लोजली. थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे दिया हुआ है 3t³ प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5. सो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एसिलरेशन at t is equals to 2 seconds. Also find average angular velocity
एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन in 2 seconds. ठीक है, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमें थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और हमसे पूछा गया एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करो, एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड करो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो थीटा दिया हुआ है तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी दैट इज़ नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा डी थीटा बाई डी टी। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा 9t², अगले वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा 4t और 5 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये हमारे पास किसका एक्सप्रेशन आ गया, ओमेगा का। फिर एसिलरेशन भी चाहिए, एंगुलर एसिलरेशन, तो अल्फ़ा का एक्सप्रेशन भी निकाल लेंगे। अल्फ़ा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया, 18t + 4। ये एंगुलर एसिलेशन का एक्सप्रेशन आ गया। अब कब चाहिए, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे चाहिए। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स चिपका दिया तो क्या आएगा यहाँ पे, 9 × 2² + 4 × 2 इज इक्वल्स टू 4 9 36 + 8। तो ये हुआ अपने पास 44 रेडियन पर सेकेंड। 44 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर। ठीक है, अब एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल देते हैं, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पर। तो कितना आएगा, 18 × 2 + 4। तो ये कितना हुआ अपने पास, ये हुआ 36 + 4 दैट इज़ 40 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नोट करो इसको। अब सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं। क्या पूछा है सेकेंड पार्ट में, कि फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन इन 2 सेकेंड्स। तो अपन को एवरेज भी निकालना है। सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। तो यहाँ पे थीटा फाइनल क्या होगा, 2 सेकेंड पे कितना थीटा आएगा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। थीटा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे, 2 3 × 2³ + 2 × 2² + 5। तो यह अपने पास 8 3 × 24 + 4 × 8 + 5। तो ये आया 29 + 8, 29 + 8 इज़ 37। तो 2 सेकेंड पे 37 है। और थीटा एट t इज इक्वल टू 0, वो कितना है, 0 रख दो यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 5 बचेगा। सो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड थीटा इज़ 5, थीटा इज़ 37 एंड t इज इक्वल टू 0, थीटा इज़ 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, 37 - 5 एंड टाइम टेकन इज़ 2 सेकेंड्स। तो ये हो गया अपने पास 37 - 5 दैट इज़ 32/2 दैट इज़ 16 रेडियन पर सेकेंड। ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ गई। फिर एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन का, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो शुरुआत में ओमेगा कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया है ओमेगा का, 90² + 4t। सो यहीं पे लिख देते हैं, ओमेगा केम आउट टू बी 90² + 4t। हमें कब कब चाहिए, हमें चाहिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे और t इज इक्वल टू 0 पे। सो ओमेगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स निकाला। सो 9 × 2² + 4 × 2, 2² इज़ 4, 4 + 4 × 9 इज़ 36, 36 + 8। तो ये आया 44 रेडियन पर सेकेंड। सिमिलरली ओमेगा एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 9 × 0 + 4 × 0 दैट इज़ 0। तो कितना लिखना पड़ेगा अपन को यहाँ पे, 44 - 0 डिवाइडेड बाई t। व्हाट इज़ t, t इज़ 2 सेकेंड्स। तो ये आ गया अपने पास 22 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर हो गए अपने सारे। नोट कर लो इसको।
फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सर ऊपर कर दीजिए। Move on to the next question. So the next question is, लिखो along with me. A fan is rotating with angular velocity 100 revolution per second, 100 revolutions per second. When it is switched off, it takes 5 minutes to stop. Assuming uniform angular retardation, find the total number of revolution made before it stops. Also find angular retardation and average angular velocity during this interval. ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो देखो यहाँ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि फ़ैन रोटेट कर रहा है, ठीक है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो पहले तो अपन को इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन एज 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। 100 रिवॉल्यूशन यानी कि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है। तो टोटल रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है रिवॉल्यूशन को तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स 200 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, नहीं भी करें तो कोई बात नहीं, जो थीटा निकल के आएगा वो रिवॉल्यूशन में आ जाएगा। ये तो जस्ट मैं कन्वर्जन बता रहा हूँ ऐसे ही कि अगर मान लो ऐसा यूनिट में करना पड़ जाए तो। हालांकि नहीं भी करोगे, ऐसे रख दोगे तो आंसर तुम्हारा किस में निकल के आएगा, जो थीटा है वो रिवॉल्यूशंस में आ जाएगा। और सवाल में भी रिवॉल्यूशंस ही पूछा है, तो कायदे से इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है SI यूनिट में ना। वो तो ऐसे ही बता दिया कि भाई अगर ज़रूरत पड़ जाए या ऑप्शन अगर दिए हों SI यूनिट में तब क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फिर स्विच ऑफ कर दिया गया उसको, घूम रहा था वो और स्विच ऑफ बटन दबा दी गई। उसके बाद 5 मिनट में वो रुक गया, ठीक है। तो ऐसा मानते हुए कि वो यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रहा है, हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस कितने होंगे जब वो रुकेगा, ठीक है। सो फाइनली रुक गया, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, टोटल नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस यानी कि थीटा निकालना है। तो कोई इक्वेशन याद करो कोई सी जिसमें थीटा आता हो। तो थीटा वाली इक्वेशंस हम याद कर सकते हैं, 3 इक्वेशंस हैं। सेकंड इक्वेशन, लेकिन उसके लिए अल्फ़ा चाहिए रहेगा, तो पहली इक्वेशन से अपन अल्फ़ा निकाल लेते हैं। तो पहली इक्वेशन लिखी, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टी, ठीक है। तो ओमेगा फाइनल कितना है, 0, माइनस ओमेगा इनिशियल कितना था, 100, है ना। किस में रखा है हमने, याद रखना ये रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में। तो जो थीटा निकल के आएगा वो रिवॉल्यूशन में आएगा। अगर रेडियन पर सेकेंड में रख देते तो फिर रेडियन में निकल के आता, ठीक है। इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है वो तो पता नहीं हमें, कांस्टेंट है बस इतना पता है। और टी 5 मिनट्स है, तो 5 मिनट को सेकंड में रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेकंड यूज़ हुई है। सो 5 मिनट इज़ नथिंग बट 5 × 60 सेकेंड्स, दैट इज़
300 सेकेंड्स, तो टी यहाँ पे 300 रखेंगे। गलती से किसी ने 60 चिपका दिया और फिर बाद में वो रोया कि आंसर गलत आया है, तो फिर तो आना ही था गलत, क्योंकि यूनिट मैच करनी है हमें। सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये अल्फ़ा निकल के आ गया, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। अल्फ़ा नेगेटिव आया, इसका मतलब कि रिटार्डेशन हो रहा है, जो कि होना ही है क्योंकि रुक रहा है पंखा। ठीक है, अब क्या सेकेंड इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो ओमेगा इनिशियल कितना है? ओमेगा इनिशियल है 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो 100। समय कितना है? 5 मिनट या 300 सेकेंड्स, प्लस हाफ अल्फ़ा कितना आया? -1/3, और टी स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब 300 का स्क्वायर कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं इसको शांति से। यह है अपने पास 3 0 0 0 0 माइनस यहाँ पे आएगा 9 0 0 0 0 डिवाइडेड बाय 6। सो हमें पता है 15 6 या 19 होता है, तो ये 15,000 बचा। सो 30,000 माइनस 15,000 इस 15,000। अब डेल्टा थीटा किस यूनिट में आएगा? जिस यूनिट में हमने ओमेगा रखा है वो है रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। तो सेकेंड तो टाइम के साथ कट जाएगा, बचेगा क्या? रिवॉल्यूशंस। इसका मतलब रुकने से पहले वो 15,000 रिवॉल्यूशंस लगाएगा। ये आ रही है बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ऑल्सो फाइंड एंगुलर रिटार्डेशन, ये भी फाइंड कर दिया, एंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय थीटा कितना चेंज हुआ है ना, नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 15,000 रिवॉल्यूशंस। 15,000 रिवॉल्यूशंस, और समय कितना है? 300 सेकेंड्स। सो 0 0 0 0, और ये 3 5 15 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ गया 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड्स। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। अच्छा, कोइंसिडेंटली वो ऐसा आ गया है ना, कोइंसिडेंटली शुरुआत वाला 100 है, फाइनल वाला 0 है, डिवाइडेड बाई 2, वो भी 50 ही आता है, लेकिन वो कोइंसिडेंटली है ना। ऐसा मत रट लेना कभी भी गलती से कि ओमेगा एवरेज इज़ ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाई 2, ये गलत है। कोइंसिडेंटली आ गया वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो इसको, बताओ कहाँ रखूँ स्क्रीन? कर लिया क्या नोट? हो गया सर। लिया सर। कर दिया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है, तुम सब खुद से सॉल्व करोगे और आंसर बताओगे। सो लिखो यहाँ पे, अ फैन रोटेटिंग with 100 radian per second is switched off after 2n rotations. Its angular velocity becomes 50 radian per second. So find angular velocity of fan after n rotation assuming uniform retardation, assuming uniform retardation। ठीक है, तो क्या सिचुएशन है? एक पंखा है, घूम रहा है वो गोल गोल, उसको शुरुआत में 100 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है ना, यहाँ पे रेडियन पर सेकंड है, पिछले सवाल में 100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड था। सो दिस इज़ रेडियन पर सेकंड, तो इतने से घूम रहा है, उसको स्विच ऑफ कर दिया गया। तो n एक वेरिएबल है, उस 2n रोटेशंस में उसकी एंगुलर वेलोसिटी 50 रेडियन पर सेकंड हो गई। तो हमें बताना है कि n रोटेशन के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी।
आ रही है बात समझ में? यस सर। सॉल्व करो, ट्राई करो। तो इसको ज़रा सा करेक्ट कर लो इस क्वेश्चन को। यू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फैन आफ्टर एन रोटेशन आफ्टर रीचिंग 50 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 50 रेडियन पर सेकेंड के बाद फिर एंड रोटेशन की बात कर रहा है वो। तो देखो यहाँ पे क्या किया जाए। सबसे पहले तो सिचुएशन को समझा जाए कि शुरुआत में कितने पे घूम रहा था वो, 100 पे, फिर 2n रोटेशन के बाद 50 पे आ गया, फिर n रोटेशन के बाद कितने पे आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, पहली सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, जिससे कि हमारे पास अल्फ़ा निकल के आ जाए। सो ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा। ठीक है, सो ओमेगा फाइनल कितना है, 50। सो 50 स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल दैट इज़ 100 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कितना है, 2n। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2500 माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 अल्फ़ा n। सो दिस कम्स आउट टू बी 4 अल्फ़ा n। सो ये आया अपने पास -7500 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा n। सो अल्फ़ा n की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को कुछ ओमेगा बोल देते हैं। ठीक है, यही निकालना है हमें, और सेकेंड इंस्टेंट से थर्ड इंस्टेंट पर लगा देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से ही, ये वाली। तो अब ओमेगा फाइनल कितना है, ओमेगा फाइनल ओमेगा है, सो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल कितना है, 50 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा तो अल्फ़ा है, डेल्टा थीटा कितना है, अब एन रोटेशन है तो यहाँ पे एन आएगा, और अल्फ़ा एन की वैल्यू यहाँ से उधार ले लेंगे हम, तो रख दो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर माइनस 2500 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -7500 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये गया, तो यहाँ 2 आया, तो ये आया -3750 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2500, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2500 माइनस 3750। तो ओमेगा स्क्वायर निकल के आ गया, यहाँ से माइनस में आ रहा है कुछ, -1250, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। ये तो ओमेगा स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं? तो इसका मतलब क्या, एन रोटेशन के बाद रुक जा रहा होगा, है ना। एन रोटेशन से पहले ही रुक जा रहा, 50 के बाद एन हो ही नहीं पा रहे होंगे, उससे पहले रुक जा रहा होगा, तो सवाल ही वैलिड नहीं है। सो दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। Not possible because it will not be able to make n more rotations after reaching 50 रेडियन पर सेकेंड। 50 रेडियन पर सेकेंड के बाद n रोटेशंस पहुंच ही नहीं पाएगा। अच्छा, कोई बोले कि अच्छा चलो n नहीं पहुंच पाएगा तो कितने पहुंच पाएगा, तो हम कहें ठीक है चलो बताते हैं कितने पहुंच पाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी ओमेगा 0 रख देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंगली n कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ओमेगा स्क्वायर को 0 रख देंगे, ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, और यहाँ पे n, तो n निकल के आएगा कि कितने घूमेगा वो एक्चुअली में। सो ओमेगा को कर दिया 0, सो ये आ गया 0 माइनस ओमेगा इनिशियल इज 2500 इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फ़ा की, अच्छा वो नहीं निकाल सकते हम, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि n की वैल्यू नहीं दी है क्वेश्चन में, है ना। अल्फ़ा n तो कैलकुलेट कर लिया था हमने, बट वी डू नॉट नो n क्या है, 5 है, 6 है, 10 है, 20 है, 1000 है, 10,000 है,
सो जब तक हमें उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं निकाल सकते अल्फ़ा की वैल्यू. सो वी कैन नॉट से कि कितने रोटेशन करेगा रुकने से पहले वो. ठीक है, आया सिचुएशन समझ में आई है? हाँ सर. ठीक है, तो ये काइनेमेटिक्स के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हो गए. तो काइनेमेटिक्स में इंपॉर्टेंटली बस ये याद रखना है सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स में कि एग्जैक्टली वैसे ही लीनियर मोशन के काइनेमेटिक्स जैसा ही है ये, है ना. ठीक है, बस सिचुएशन के हिसाब से लगाते जाओ जो जो लगाना है. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी, तो बहुत ध्यान से सुनना. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो अभी क्या बताया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में? बताओ ज़रा हर्षिता, क्या बताया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? हर्षिता, हर्षिता. सर याद नहीं है. अभी बताया था. इतना कम दिमाग है क्या? ये 2 मिनट पहले बताई हुई चीज़ याद नहीं रह रही. कोई किसी को याद है? कोई है थोड़े बहुत दिमाग वाला? सर स्पीड क्या बोलते हैं? स्पीड. स्पीड कांस्टेंट रहती है. स्पीड कांस्टेंट रहती है, एज सिंपल एज इट इज़. सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर का मोशन का मतलब है कि स्पीड इज़ कांस्टेंट. ठीक है, तो अल्फ़ा ज़ीरो होगा. इफ़ अल्फ़ा इज़ ज़ीरो, ओमेगा विल बी कांस्टेंट, एंड ओमेगा विल बी कांस्टेंट मतलब कि स्पीड विल बी कांस्टेंट. हैंस it is called uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो अब इसको भूलना नहीं. ये यहाँ पे लेट्स से सर्कुलर मोशन में है कोई और उसकी स्पीड कांस्टेंट है. स्पीड बोल रहा हूँ मैं, वेलोसिटी नहीं. स्पीड इज़ कांस्टेंट, है ना, नॉट वेलोसिटी. नॉट वेलोसिटी, स्पीड इज़ कांस्टेंट. ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं अच्छे से. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन particle moves with constant speed. कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. ठीक है, अच्छा, अब उस स्पीड को अपन कैसे लिखते हैं? उस स्पीड को, ये वी सिंबल में स्पीड के लिए यूज़ कर रहा हूँ. वेलोसिटी यूज़ करनी होगी तो कभी वी वेक्टर लगाऊंगा उसके ऊपर, तो कहीं वी लिखा आ जाए तो समझ जाना स्पीड है. सो स्पीड इज़ गिवन एज वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर. ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है और आर इसकी रेडियस है. सो स्पीड इज़ गिवन एज ओमेगा आर एंड दिस इज़ कांस्टेंट. ये कांस्टेंट होती है और ये पीरियोडिक मोशन होता है ना, बार बार घूमता, गोल गोल घूमता रहता है. तो पीरियोडिक मोशन है और कांस्टेंट स्पीड है, तो हम उसके लिए टाइम पीरियड डिफाइन कर सकते हैं कि वापस लौट के वो कितने टाइम में वापस आएगा. ठीक है, सो इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन. इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन जिसका टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? गोल गोल घूम के वापस उसी जगह पे आ जाना. उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं. तो समय कितना लगेगा? समय इज़ नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड. एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो? 2πr. और स्पीड v, और v को क्या लिख सकते हैं अपन? ओमेगा आर. सो 2πr डिवाइडेड बाय ओमेगा आर. तो r से r कट गया, तो बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला बन गया ये 2π बाय ओमेगा. So time period can be represented in terms of angular velocity and that is 2π by omega. अच्छा, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तब टाइम पीरियड का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हर रोटेशन में टाइम अलग अलग लगेगा. टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब हर रोटेशन में सेम टाइम में वो वापस आ रहा हो. ठीक है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अच्छा, एक टर्म होती है फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले समझते हैं फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी तुमने बचपन में पढ़ा होगा, इज़ डिफाइंड बाय, इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एफ और न्यू. और कैसे डिफाइन होता है वो? 1 अपॉन टाइम पीरियड. सो 1 अपॉन टाइम पीरियड को कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा बाय 2π.
सो याद रखना है हमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज ओमेगा बाई 2 पाई, है ना। केवल सर्कुलर मोशन के में ही फ्रीक्वेंसी डिफाइन होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही फ्रीक्वेंसी डिफाइन होगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म है यानी कि स्पीड चेंज हो रही है, तब तो फिर सवाल ही नहीं उठता फ्रीक्वेंसी होने का। क्यों? क्योंकि हर अलग अलग फ्रीक्वेंसी आएगी फिर निकल के। फिर सेकेंड टर्म होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अच्छा, इसको भी अपन ओमेगा से ही डिफाइन करते हैं, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिफाइंड एज ओमेगा, इज रिप्रेजेंट, सॉरी डिफाइंड नहीं, इज रिप्रेजेंटेड एज ओमेगा। सो देखना, अगर f इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2 पाई है, तो यहाँ से ओमेगा क्या निकल के आएगा? 2 पाई f। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज़ 2 पाई इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी दी हो कहीं पर और हमसे बोला गया हो कि भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ, तो हम 2 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। तो जैसे फॉर एग्जांपल, फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है? हाँ ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि इफ़ फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्स, then find angular frequency, then find angular frequency, है ना। तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्स, तो इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2 पाई f, यानी कि 2 इंटू पाई इंटू 50, दैट इज़ 100 पाई। और रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी, रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट रेडियन पर सेकेंड होती है, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट पर सेकेंड होती है, ये तुम्हें पता है। हर्ट्स इज़ नथिंग बट पर सेकेंड। ठीक है, एक और एग्जांपल, इफ़ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन is let's say 2 seconds, then find first frequency, second angular frequency of revolution। ठीक है, तो बस आसान सा सवाल है ये। यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है, कितना है? 2 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन होती है? फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग बट इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, सो दैट इज़ 1/2, यानी कि 0.5 हर्ट्स पर सेकेंड लिख लो या हर्ट्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड में क्या पूछा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 2 पाई f। सो 2 इंटू पाई इंटू एफ कितना आया है? 0.5। सो 0.5 ये हो गया, 0.5 इंटू 2 इज़ पाई, सो पाई रेडियन। ठीक है, टी और ओमेगा में भी रिलेशन लिखा है अपन ने। क्या रिलेशन लिखा है? टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ से भी ओमेगा निकाल सकते हैं, 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो 2 पाई बाई 2, क्योंकि टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है, तो यहाँ से भी पाई रेडियन पर सेकेंड आ जाता। तो ये बात समझ में आ रही है? ये रिलेशंस हमको याद रखने हैं, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल है जब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो और मैं कहूँ तुमसे फ्रीक्वेंसी बताओ, तो तुम थप्पड़ा मार दोगे मुझे, कहोगे कि जब उसका रोटेशन का टाइम पीरियड ही फिक्स्ड नहीं है, तो काहे की फ्रीक्वेंसी, काहे का टाइम पीरियड। तो ये बात याद रखना है तुम्हें कि टाइम पीरियड इज़ डिफाइंड ओनली फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये आर्टिकल क्लियर हुआ? केवल एक चीज़ याद रखनी है इसमें, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई f। ये तीनों ही रिलेशन आपस में इंटरकनेक्टेड है, याद रखने हैं। ये तो तुम्हें बचपन से ही याद होगा ये वाला।
हाँ सर। है ना। बचपन में सबसे पहले तुमने यही चाटा होगा, ऐसा चाटा होगा कि अभी तक भूले नहीं होगे। तो इसको याद करने में तो तुम्हारा कोई मेमोरी यूज़ अप नहीं हो रही है, इसको याद रख लो बस। और ये तो अपने आप आ जाएगा फिर इन दोनों से बन के। सो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। सो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी फॉर अ सर्कुलर मोशन, फॉर अ यूनिफॉर्म, फॉर अ जनरल सर्कुलर मोशन लिख देते हैं। यूनिफॉर्म के लिए फिर देख लेंगे, ठीक है, कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा। तो वेक्टोरिकली हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी को, मान लो सपोज कोई भी पॉइंट सर्कुलर मोशन में है, लेट्स से ये सेंटर है, इसके अबाउट रोटेट है ना। मैंने जस्ट एक पॉइंट बनाया, पूरा सर्कल नहीं बनाया। ऐसे ही वास्तव में ऐसे सर्कुलर मोशन में होता ही है पार्टिकल, लेकिन अभी तुम केवल और केवल इस पार्टिकल पे फोकस करो, है ना। लो बना ही लो सर, ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा और यहाँ पे अभी इस मोमेंट पे ये यहाँ पे है, और ये जो सेंस ऑफ रोटेशन ये ऐसा है ओमेगा, लेट्स से एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा है, और ये आर की दूरी पर है। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होगी, इस रेडियस वेक्टर से परपेंडिकुलर, ठीक है। ओमेगा भी वेक्टर है और आर को भी पोजीशन वेक्टर हम लिख देते हैं, जिसमें पोजीशन वेक्टर किसका है, आर, जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर है। तो मतलब शुरुआत हो रहा है सेंटर से और किसकी तरफ, किस दिशा में है, जिस तरफ पार्टिकल है उस दिशा में। तो एक रिलेशन होता है स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी में, दैट इज वी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। ये याद रखना है। वी क्या है, वी इस पार्टिकल की वेलोसिटी है जो सर्कुलर मोशन में, और ये किसी भी टाइप के मोशन के लिए ट्रू है, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नहीं हो, है ना। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे इसकी मोमेंटरली वेलोसिटी है ये। ओमेगा क्या है, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी वी है, इस सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। और आर क्या है, आर इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है सेंटर से। सो लिख लो इसको, हेयर वी इज द velocity of the particle, omega is angular velocity about center of circular motion, about center of circular motion, and r vector is the position vector of particle with respect to center of circular motion, ठीक है। और देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि ये जो ओमेगा वेक्टर है ये एक्सियल वेक्टर है। कैसे निकलेगा उसका डायरेक्शन, अपने उंगलियां फिरा दो राइट हैंड की ओमेगा की तरफ, तो तुम्हारा जो अंगूठा है तुम्हारे तरफ, माथे की तरफ निकल के आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन निकल के आ रहा है, वो डायरेक्शन होगा ओमेगा का। सो क्लियरली ये इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, जिस भी प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है उससे परपेंडिकुलर है। तो हमें याद रखना है कि ओमेगा वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, है ना। ओमेगा वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। तो यहाँ से अगर ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हम वी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, वी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे ओमेगा का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एंगल बिटवीन ओमेगा एंड आर। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता था, ए बी साइन थीटा। सो ए ओमेगा का मैग्नीट्यूड इंटू आर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और ये थीटा क्या है, थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि ओमेगा और आर के बीच में थीटा 90 डिग्री है। सो दिस इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ से हम
एकदम बता पाएंगे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज स्पीड, दैट इज़ ओमेगा का मैग्नीट्यूड इनटू आर। सो इसलिए वो जो ऊपर बात लिखी गई थी v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, स्पीड इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये जो हमने लिखी थी यहाँ पे एक बात ये। और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो फिर ओमेगा कांस्टेंट होता है, तो v भी कांस्टेंट हो जाता है, स्पीड भी कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन ये तो जनरली ट्रू है, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नहीं हो। v का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि स्पीड जो है वो एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस का मल्टीपल होती है, दैट्स इट ना। आ रही है ये बात, याद रहेगी? हाँ सर। तो फटाफट एक दो एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से एक रॉड है ना, ये रॉड है और एक पॉइंट को हमने पाइवट कर दिया, इस पाइवट मतलब कील ठोक दी और इसको गोल गोल घुमाने लग गए। और कितने एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं? 3 मीटर पर सेकेंड से। 3 मीटर पर सेकेंड नहीं, ओमेगा ना, ये 3 रेडियन पर सेकेंड से, 3 रेडियन पर सेकेंड से। और इस रॉड के एज पर एक चींटी बैठी है, दिस इज चींटी। तो तुम्हें बताना है कि इस चींटी की वेलोसिटी किधर होगी और कितनी होगी। वेलोसिटी ऑफ चींटी विल बी व्हाट। तो ये डिस्टेंस भी पता है अपन को रॉड की, लेट्स से 5 मीटर, ये रॉड 5 मीटर लंबी है। तो क्लियरली हम लिखेंगे कि ये रॉड, ये आर वेक्टर हो गया, रॉड की जो लंबाई है दैट इज़ आर वेक्टर, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी और मैग्नीट्यूड कितना होगा उस वेलोसिटी का? 3 इंटू 5 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। एक और क्वेश्चन, लेट्स से एक सीसॉ है, ठीक है, और ये थोड़ा स्पेशल सीसॉ है। यहाँ पे लगा हुआ है वो पाइवट, ठीक है, बीचों बीच नहीं लगा, थोड़ा सा इधर लगा हुआ है, ठीक है। और इस पाइवट के अबाउट ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेट्स से 5 रेडियन पर सेकेंड से, ठीक। ये वाली एंड पर एक आदमी बैठा है जिसकी दूरी है इस पाइवट पॉइंट से 5 मीटर्स, और यहाँ पे भी एक आदमी बैठा है जिसकी दूरी है यहाँ से 3 मीटर्स। तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो तुम्हें बताना है ए और बी में से ऊपर कौन जाएगा और नीचे कौन जाएगा और कितनी कितनी स्पीड से जाएंगे, ठीक है, बताओ फटाफट। आई विल रिपीट माई सेल्फ, ए और बी में ऊपर कौन जाएगा और नीचे कौन जाएगा और कितनी कितनी स्पीड से जाएंगे। सर दोनों का सेम है ना? क्या? मास सेम है ना दोनों का? मास अलग अलग, मास से कोई लेना देना नहीं होगा क्वेश्चन में, लेकिन मान लो सपोज मास अलग अलग है, इसका है 40 kg और इसका है 40.1 kg। स्पीड पूछ रहा है ना, कोई उससे मास से कोई लेना देना नहीं है इसका। सर ए वाला नीचे जाएगा, बी वाला ऊपर जाएगा। तो कॉमन सेंस से सबसे पहले तो भगवान ने जो कॉमन सेंस दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए ए नीचे जाएगा और बी ऊपर जाएगा। अब कितने से जाएगा? ये सर्कुलर मोशन का सेंटर है, यहाँ पे रेडियस कितनी है? 5, तो ये जाएगा 5 इंटू 5 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड से। और यहाँ पे रेडियस कितनी है? 3, सो 3 इंटू 5 ये 15 मीटर पर सेकेंड से नीचे जाएगा। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। एज सिंपल एज इट इज़। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपन, दैट इज़ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे रिलेटिव वेलोसिटी में क्या करते थे? v1 माइनस v2 कर देते थे, है ना, जिसके भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती थी, वेक्टोरिकली डिफरेंस ले लेते थे। तो यहाँ पे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी थोड़ी अलग है उससे। सबसे पहले तो ये किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है ना।
ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखो इसमें एंगुलर वेलोसिटी इज़ डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक एंगुलर वेलोसिटी एक पॉइंट के रिलेटिव डिफाइंड है और दूसरी एंगुलर वेलोसिटी किसी दूसरे पॉइंट के रिलेटिव डिफाइन हो गए, तो पहले उसको एक कॉमन पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, इसमें लिखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विथ, पार्टिकल का नाम दे देते हैं कुछ, लेट्स से पार्टिकल ए, विथ रिस्पेक्ट टू अदर मूविंग पार्टिकल is the rate at which position vector of A rotates with respect to B at that instant, ठीक है, तो इसका मतलब कि जैसे अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी ए की डिफ़ाइन करनी है बी के रिस्पेक्ट में, तो हमें ये देखना होगा कि उसका पोजीशन वेक्टर किस रेट से रोटेट हो रहा है दूसरे पॉइंट, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके रिस्पेक्ट में हम एंगुलर वेलोसिटी डिफ़ाइन करना चाहते हैं उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसको मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली समझते हैं। डेफिनेशन पे मत जाओ, करना क्या है, अगर डेफिनेशन नहीं समझ में आई है तो ये समझ में आ जाएगा। लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, लेट्स से दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, और ये स्पेस में कहीं भी जा रहा है ना, प्लेन में जा रहा है, चलो v वेलोसिटी से इधर v1 बोल देते हैं इसकी वेलोसिटी, और ये कुछ v2 वेलोसिटी से इधर जा रहा है। तो क्या करना है हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है हमें फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले तो बी को ऐसे रेस्ट पे बी को पकड़ लो। ठीक है, बी को पकड़ के लाइन ज्वाइनिंग ए और बी को ज्वाइन कर दो, तो बी के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर हो गया ए का। ठीक है, अब इन दोनों के कंपोनेंट्स तोड़ लो इस लाइन के अलोंग और लाइन से परपेंडिकुलर। तो लेट्स से ये वाला एंगल अल्फ़ा था और ये वाला एंगल बीटा था। ये अल्फ़ा और बीटा कैसे पता चला रहेगा, वो सिचुएशन में दिया रहेगा। ये पॉइंट बी था और ये एंगल बीटा था। तो हमने इसको रिजॉल्व किया अगर, इसको रिजॉल्व किया तो ये क्या आएगा, v2 कॉस बीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा इसका v2 साइन बीटा। यहाँ पे v1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, v1 कॉस अल्फ़ा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, v1 साइन अल्फ़ा। अब तुम सोचो रोटेशन का इफ़ेक्ट कौन दे रहा है, रोटेशन का इफ़ेक्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दे रहे हैं, ये और ये वाले तो लीनियर वेलोसिटी आगे मतलब कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है या सेपरेट आउट हो रहे हैं, या अगर उस तरफ होता है ये तो लाइन के अलॉन्ग ही चल रही है, लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग। तो रोटेशन का इफेक्ट इनसे तो कुछ नहीं आ रहा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से ही आ रहा है। तो अब क्या करो, इन दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर कंपोनेंट में देख लो। ठीक है, और लेट्स से इन दोनों के बीच का सेपरेशन d था। तो अब हम डिफाइन कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज डिफाइंड एज component of relative velocity of a with respect to b perpendicular to the line AB divided by separation between A and B.
तो इस सिचुएशन के मुताबिक हमें किसकी रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है? केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की। तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट v1 साइन अल्फ़ा ऊपर है और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट v2 साइन बीटा नीचे है। तो रिलेटिवली कितना, दोनों का सम हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट आउट हो रहे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, v1 साइन अल्फ़ा प्लस v2 साइन बीटा डिवाइडेड बाय d, ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। और किस दिशा में होगी ये, वो सब अपन देखेंगे जब सिचुएशन आएगी अपने सामने। तो इसको ऐसे याद रखना है, ओमेगा ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ए बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, रिलेटिव वेलोसिटी ए बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आर ऑफ ए बी। ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। एक एग्जांपल करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। जैसे हाँ लिखा था हाँ, लिख लो लिख लो। थोड़ा और ऊपर। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखो। लेट्स से एक पार्टिकल ए है और यहाँ पे एक पार्टिकल बी है। ये जा रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ 3 मीटर पर सेकेंड से, हॉरिजॉन्टल से इसका लेट्स से एंगल है 60 डिग्री, और ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और इसका हॉरिजॉन्टल, दोनों मतलब एक ही लेवल पे हैं, और इसका एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ लेट्स से 30 डिग्री। तो हमें बताना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, सबसे पहले तो कंपोनेंट्स तोड़ लेंगे। इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, वो कितना होगा 5 cos 30 डिग्री यानी कि 5√3/2। एक आएगा ऊपर, वो होगा 5/2। इसमें एक ऊपर आएगा दैट इज़ 3 sin 60 डिग्री यानी कि 3√3/2। और एक इधर आएगा, वो होगा 3/2। ठीक है। अच्छा, अब हमें किससे मतलब है, हमें ए और बी में परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से मतलब है, अलोंग वाले कंपोनेंट से मतलब नहीं है। अच्छा, इनके बीच की दूरी भी दी हुई है, लेट्स से ये 5 मीटर है। ठीक है। तो कुल मिला के अब सवाल कुछ ऐसा बन गया कि ए ऊपर जा रहा है कितने से, 3√3/2 मीटर पर सेकेंड से, और बी जो है वो भी ऊपर जा रहा है 5/2 मीटर पर सेकेंड से। अब इनमें बड़ा कौन होता है, 3√3/2 या 5/2? तो देख लेते हैं एक बार। मेरे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बता देता हूँ। √3 वैसे 1.73 होता है, तो 1.73 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आता है करीब करीब 2.59 मीटर पर सेकेंड, और ये आता है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो क्लियरली ये बड़ा है। ठीक है। तो ओमेगा ए बी क्या लिखेंगे, ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट, यानी कि 3√3/2 माइनस, अब ये इसका पीछे, मतलब ये भी सेम डायरेक्शन में और ये भी सेम डायरेक्शन, मतलब कि ये इसका पीछा कर रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। तो माइनस लगाना पड़ेगा। ऊपर प्लस क्यों लगाया था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थे। ठीक है। और डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज़ 5। तो ये कितना हो गया, 3√3 माइनस 5/10 मीटर पर, ओमेगा है ना, तो रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आई ये बात समझ में? हाँ सर। ठीक है। ठीक है, अब मैं तुम्हें होमवर्क बताता हूँ। चैप्टर नंबर 10 है सर्कुलर मोशन, डीसी पांडे में। उसमें तुम
एग्जाम्पल 10.1 से लेके 10.3 तक कर लेना और 10.2 छोड़ देना। और इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 10.1 में 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन कर लेना। 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चंस को अभी नहीं, 6 भी कर लेना, 7 को छोड़ देना बस। 1 से ये 2 क्वेश्चंस बस अपन नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ेंगे ज़रा सा, उसके बेसिस पे हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय सर। बाय सर।